10 मार्च 2021 सुबह के 9 बजे का वक्त और जनूबी दिल्ली का एक इंतहाई मसरूफ इलाका एंड्रयूज़गंज। हमारे सामने जो पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट्स और क्राइम सीन की तस्वीर हैं, वो एक इंतहाई हौलनाक और सनसनीखेज मंजर पेश करती हैं। बिल्कुल। एक वैगन आर कार ट्रैफिक में रेंग रही है, जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर मौजूद है। इर्द गिर्द का इलाका इंतहाई मसरूफ है, गाड़ियां हैं, लोग हैं, शोर व गुल है। लेकिन फिर अचानक एक मोटरसाइकिल सवार उस कार के बिल्कुल करीब आता है। जी, और इंतहाई करीब से ड्राइवर की सीधा गर्दन में गोली मार देता है। कार के अचानक ब्रेक लगने के निशानात सड़क पर मौजूद हैं। चारों तरफ खौफ व हरास फैलता है और वो हमलावर इतने बड़े हुजूम के बावजूद अपनी बाइक ट्रैफिक में लहराता हुआ फरार हो जाता है। और इस पूरी वारदात में सबसे हैरानकुन बात यह है कि उसने लूट मार की कोई कोशिश नहीं की। बिल्कुल नहीं, कोई छीना झपटी नहीं हुई। केस फाइल्स को देखते हुए ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कोई आम वारदात नहीं थी, बल्कि दिन दहाड़े किया गया एक इंतहाई मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग का हमला था। सही कहा आपने। इन तफ्तीशी दस्तावेजात और मौका वारदात की तफसीलात का मुताला करते हुए सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आती है वो उस हमले की सर्द महरी है। मतलब हमलावर ने ना तो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, ना कोई इशारा किया और ना ही कोई बातचीत की। इसका वाहिद मकसद सिर्फ जान लेना था। आज के इस डीप डाइव में हम जिन दस्तावेजात और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं, उनसे हम शवाहिद की कड़ियां जोड़ेंगे और एक ऐसे खानदानी राज से पर्दा उठाएंगे जिसने इस बज़ाहिर सीधे सादे कत्ल को एक तारीख मुकद्दमे में बदल दिया। तो मकतूल की प्रोफाइल से शुरू करते हैं। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस शख्स को निशाना बनाया गया उसका नाम भीमराज था। वो चिराग दहली गांव का रिहायशी था और BSES में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर की नौकरी करता था। PCR वैन ने बहुत तेजी दिखाई, मतलब 10 मिनट के अंदर कार्रवाई करते हुए उसे एम्स अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि गोली ने इसकी सांस की नाली को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और वो वेंटिलेटर पर था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि एक आम से कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को मारने के लिए इतनी प्रोफेशनल टारगेट किलिंग। मतलब हम अमूमन देखते हैं कि किराए के कातिल किसी बड़े बिजनेसमैन या गैंगस्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, एक आम ड्राइवर की इतनी बड़ी दुश्मनी किससे हो सकती है कि कोई इतनी महारत से उसे दिन दहाड़े निशाना बनाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही वो नुक्ता था जिसने डिफेंस कॉलोनी थाने की पुलिस को पूरी तरह उलझा दिया था। उनमें इंस्पेक्टर पंकज पांडे, SHO मलिक और DCP अतुल ठाकुर शामिल थे। मौके वारदात के बयानात में दर्ज है कि हमला आवर ने हेलमेट पहन रखा था और उसने इतनी चालाकी दिखाई कि बाइक की आगे और पीछे यानी दोनों नंबर प्लेटों को मोड़ दिया था। ये एक बाकायदा एक शातिर कातिल की निशानी है। जी हाँ, मौके पर मौजूद सैकड़ों चश्मदीद गवाहों में से कोई भी उसका चेहरा या गाड़ी का नंबर नहीं देख सका। ऐसा मालूम होता था जैसे कातिल ने हर पहलू से अपने निशानात मिटाने की पूरी कोशिश की थी। और यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का वो मरहला शुरू होता है जो हकीकी मानों में इंतहाई सबराजमा है। जब गवाह कुछ ना बता सकें तो तफ्तीशकारों को डिजिटल आंखों पर इन्हिसार करना पड़ता है, यानी CCTV कैमरे। बिल्कुल। रिपोर्ट में दर्ज है कि पुलिस ने वारदात की जगह से लेकर फरार होने के मुतवक्का रास्तों तक तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में 200 से जायद CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की। अब आमतौर पर यह सुनकर लगता है कि बस फुटेज देख ली होगी, लेकिन ये कितना मुश्किल काम है, जरा इसका अंदाजा लगाएं। ये कोई मामूली काम नहीं है। 200 कैमरों की कई घंटों पर मुहित फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखना, और वो भी जनूबी दिल्ली की इस गुंजान ट्रैफिक में जहां हर सेकंड में दर्जनों बाइक्स गुजरती हैं। और तलाश क्या करना है? एक ऐसी बाइक जिसकी नंबर प्लेट मुड़ी हुई है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी पहाड़ी तूदे के गिरने के दौरान किसी एक मखसूस पत्थर की तलाश की जा रही हो। लेकिन इसी सबराजमा तफ्तीश और डिजिटल नक्शासाजी में उन्हें हडको कॉलोनी के पार्क के पास एक ऐसा फ्रेम मिल गया जिसने केस की सिमत यकसर बदल दी। वारदात से ठीक 1 घंटा पहले की फुटेज। 1 मिनट, वो फुटेज जो वारदात से पहले की थी? जी, उसमें वही हमलावर उन्हीं कपड़ों में एक बाइक पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था।
हेलमेट उसके हाथ में था। ओह वाह। और सबसे अहम बात, उसकी बाइक की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ और सीधी नजर आ रही थी। वो एक महिंद्रा सेंट्रो बाइक थी। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। इन हकाइक में एक वाज़ेह तज़ाद है। अगर वो इतना शातिर था कि उसने वारदात के वक्त यानी गोली चलाते वक्त नंबर प्लेट मोड़ ली थी, तो वारदात से 1 घंटा पहले वो नंबर प्लेट सीधी रखकर और बगैर हेलमेट के क्यों खड़ा था? ये तफ्तीशी नफ्सियात का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, जब कोई शख्स किसी बड़े जुर्म की तैयारी कर रहा होता है तो उसका सारा ध्यान उस मखसूस लम्हे पर मरकूज होता है जब वो ट्रिगर दबाएगा। वो उससे पहले या बाद के वक्त को अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। बिल्कुल। पार्क के पास इंतजार करते वक्त उसके जहन में शायद ये था कि वो महज एक आम शहरी की तरह खड़ा है, इसलिए उसने नंबर प्लेट मोड़ने या चेहरा छुपाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उसे अंदाजा ही नहीं था कि तफ्तीश के दौरान वक्त के पहिए को उल्टा भी घुमाया जा सकता है। ये सुराग शायद नज़रअंदाज हो जाता, लेकिन ये छोटी सी गलती उसके लिए महंगी साबित हुई। जैसे ही पुलिस को वो नंबर मिला, उन्होंने फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुल्कियत का रिकॉर्ड निकलवाया। और केस फाइल के मुताबिक यहाँ से मुल्कियत की एक लंबी जंजीर खुलना शुरू हुई। बाइक कबीर नगर के रहने वाले एक शख्स परवीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो क्या परवीन कातिल था? नहीं, जब पुलिस रात को परवीन तक पहुंची तो उसने बताया कि वो ये बाइक 1 साल पहले गोविंदपुरी के रहने वाले लखन को बेच चुका है। अच्छा, और लिखन ने क्या कहा? पुलिस जब लखन तक पहुंची तो उसने बताया कि लॉकडाउन की वजह से जब उसकी नौकरी चली गई थी तो उसने वो बाइक अपने 23 साला भतीजे रोहन को इस्तेमाल के लिए दे दी थी, जो एयरटेल कंपनी में काम करता था। और तफ्तीश में अगला कदम बहुत सीधा था। जब पुलिस ने लिखन को वो बगैर हेलमेट वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसने फौरन पहचान लिया कि तस्वीर में नजर आने वाला लड़का उसका भतीजा रोहन ही है। अगली ही सुबह पुलिस ने रोहन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब जब उसे इंटरोगेशन शुरू हुई और उसे कैमरे की वो तस्वीरें दिखाई गईं तो उसने एक झूठी कहानी घड़ी। उसने दावा किया कि ये महज रोड रेज का वाकया था। रोड रेज? जी। उसने कहा कि ट्रैफिक में भीमराज की कार से उसकी बाइक को टक्कर लगी, गाली गलौच हुई और उसने तैश में आकर गोली चला दी। लेकिन इंटरोगेशन की इन तफसीलात और टाइमलाइन को देखकर साफ लगता है कि इस टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ है। मतलब अगर ये वाकई अचानक होने वाला रोड रेज का वाकया था, तो रोहन वारदात से 1 घंटा पहले हुडको कॉलोनी के पार्क के पास उसी रास्ते पर घात लगाकर किसका इंतजार कर रहा था? बिल्कुल दुरुस्त। रोड रेज के वाकयात तो लम्हाती गुस्से का नतीजा होते हैं। उनके लिए कोई पहले से जाकर किसी पार्क के पास खड़ा नहीं होता। ये सरासर झूठ था जिसने तफ्तीशकारों को मजीद चौकन्ना कर दिया। और यही वो मोड़ है जहां केस की नौयत बिल्कुल बदल जाती है। पुलिस ये समझ चुकी थी कि रोहन इस कहानी का महज एक मोहरा है। इस कत्ल के पीछे असल मोहरिक कोई और है। और जब मकतूल की जाती जिंदगी को खंगाला गया तो तफ्तीशकारों ने भीमराज की 42 साला बीवी बबीता की तरफ तवज्जो दी। बबीता साउथ एक्सटेंशन के इलाके में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तफ्तीशी रिपोर्ट्स में इंस्पेक्टर मलिक का एक खास नोट मौजूद है कि जब बबीता अस्पताल पहुंची तो उसके रवैये में एक गैर मामूली, एक अजीब सी बेहिसी थी। जी, एक ऐसी औरत जिसका शौहर सरेआम गोली लगने के बाद वेंटिलेटर पर मौत के मुंह में हो। उसके चेहरे पर खौफ या सदमे के वो आसार नहीं थे जो कुदरती तौर पर होने चाहिए। और जब पुलिस के शुकूक बढ़ते हैं तो वो बयानात से ज्यादा साइंसी शवाहिद पर भरोसा करते हैं। पुलिस ने फौरन भीमराज, बबीता और इस वाक़े से जुड़े दीगर अफराद का कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर हासिल कर लिया। अब यहाँ हम थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये सीडीआर किस तरह काम करता है। ये महज फ़ोन नंबर्स की लिस्ट नहीं होती। मोबाइल कंपनियां ये भी रिकॉर्ड करती हैं कि कॉल मिलाते वक्त आपका फ़ोन किस करीबी सेल टावर से सिग्नल ले रहा था। बिल्कुल, और मुख्तलिफ टावर्स के सिग्नल्स को जोड़कर, जिसे तकनीकी ज़बान में ट्रायंगुलेशन कहते हैं, पुलिस ये जान लेती है कि कॉल के वक्त कौन शख्स किस मखसूस इलाके में मौजूद था। इस सीडीआर रिपोर्ट ने बबीता और रोहन के दरमियान मौजूद हर राज को बेनकाब कर दिया। इन डिजिटल रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता के फ़ोन से पिछले 3 महीनों के दौरान रात गए एक मखसूस नंबर पर लंबी लंबी गुफ्तगू होती रही थी और वो नंबर उसी 23 साला रोहन का था। हैरानकुन बात यह थी कि वारदात के दिन यानी 10 मार्च की सुबह 7 बजे से उन दोनों के दरमियान मुसलसल राब्ता था।
लेकिन रुकिए, क्या हुआ? इन रिपोर्ट्स में एक ऐसी तफसील भी दर्ज है जिसने तो पूरी कहानी बदल दी है। सीडीआर के मुताबिक गोली चलने के ठीक 10 मिनट बाद, जब भीमराज सड़क पर खून में लथपथ पड़ा था, बबीता के फोन पर उसी रोहन के नंबर से एक कॉल वसूल हुई। 1 मिनट, वाकई वारदात के फौरन बाद? जी हां, जब पुलिस ने बबीता से इस मखसूस कॉल के बारे में सवाल किया तो उसका जवाब था कि उसके ब्यूटी पार्लर की स्वाइप मशीन के नेटवर्क में अक्सर मसला रहता है और वो एयरटेल के नुमाइंदे रोहन से उसे ठीक करवाने के लिए बात कर रही थी। रात के 2-2 बजे और शौहर को गोली लगने के फौरन बाद स्वाइप मशीन ठीक करवाने का ये बहाना, ये तो तफ्तीशी एतबार से बिल्कुल खोखला था। बिल्कुल। और जब रोहन के सामने ये सीडीआर रिपोर्ट, मोबाइल टावर्स का लोकेशन डेटा और बबीता के बयानात रखे गए तो उसका वो रोड रेज का झूठा दिफा पूरी तरह टूट गया। उसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। और फिर तफ्तीशी बयानात में उस तारीख ताल्लुक की कहानी सामने आई जो सितंबर 2020 में शुरू हुई थी। बयानात के मुताबिक ये वो वक्त था जब रोहन बबीता के ब्यूटी पार्लर में एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन और स्वाइप मशीन लगाने के लिए आया था। अगर हम उन बयानात का नफसियाती जायजा लें तो हमें ताकत और ज़रूरत का एक बहुत पेचीदा खेल नज़र आता है। ज़रा इसको समझिए। 42 साला बबीता, जो 3 बच्चों की माँ थी, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में शदीद नाखुश थी। बयानात में बताया गया है कि भीमराज अक्सर शराब पीकर आता था और उनके दरमियान घरेलू झगड़े मामूल बन चुके थे। उसने इस 23 साला नौजवान में एक जज्बाती सहारा तलाश किया। और दूसरी तरफ रोहन, जो उम्र में काफ़ी छोटा था, वो इस रिश्ते में अपने लिए माली फ़ायदे देख रहा था। एक अधीड़ उम्र औरत की तरफ से मिलने वाली तवज्जो ने उस नौजवान ज़हन को बाआसानी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये एक ऐसा ताल्लुक था जो अंधेरे में पनप रहा था। लेकिन फिर 1 जनवरी 2021 की वो रात आती है जिसने इस कहानी में बारूद का काम किया। वो नए साल की रात। जी, पुलिस बयानात के मुताबिक नए साल की रात बबीता बाथरूम में थी और उसका फोन बेड पर था। अचानक उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। वो नंबर उसके फोन में लाइफ के नाम से महफूज था। ओह, बदकिस्मती से भीमराज वहीं मौजूद था और उसने वो मैसेज देख लिया। उसे फौरन पूरी सूरत हाल का अंदाजा हो गया। इस रात घर में शदीद झगड़ा हुआ और भीमराज ने गुस्से में आकर बबीता पर तशद्दुद किया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रही। बयानात बताते हैं कि भीमराज ने इस ताल्लुक को खत्म करने के लिए बबीता से फोन करवाकर रोहन को अपने घर बुलाया। जब रोहन वहां पहुंचा तो भीमराज ने उस नौजवान की भी शदीद पिटाई की और उसे सख्त वार्निंग दी कि अगर उसने दोबारा बबीता के गिर्द भी फटकने की कोशिश की तो वो उसे जेल भिजवा देगा। चले जरा उसकी तफसील में जाते हैं। ये लड़ाई इस आग पर पानी डालने के बजाय पेट्रोल साबित हुई जिसने कत्ल की साजिश को जन्म दिया। इस पिटाई ने रोहन की अना को बुरी तरह मजरूह कर दिया था। और दूसरी तरफ बबीता के लिए भीमराज के साथ रहना अब पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उसने इस वाक़ये को इंतहाई शातिराना अंदाज में अपने हक में इस्तेमाल किया। उसने रोहन के सामने एक पेशकश रखी। उसने कहा कि मकान उसका अपना है और पार्लर की कमाई भी उसी की है। अगर वो किसी तरह भीमराज को रास्ते से हटा दे तो वो दोनों एक साथ रहेंगे। रोहन इस पेशकश के लालच और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के गुस्से में अंधा हो गया। उसने एक नौजवान जहन की तरह नताइज की परवाह किए बगैर एक गैर कानूनी पिस्तौल का बंदोबस्त किया और रोहन और भीमराज की रेकी करना शुरू कर दी। अब अगर हम इन तमाम दस्तावेजी शवाहिद की रोशनी में वारदात वाले दिन यानी 10 मार्च की सुबह को दोबारा तरतीब दें तो हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाती है। रोहन सुबह सवेरे अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है और भीमराज के घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर हुडको प्लेस के पार्क के पास पहुंचकर उसका इंतजार करने लगता है। उसे मालूम था कि भीमराज दफ्तर जाने से पहले वहां सैर करने आता है। वो पार्क में ही उसे मारने का इरादा रखता था, लेकिन पार्क में लोगों के हुजूम की वजह से उसे मौका नहीं मिला और इसी इंतजार के दौरान उसकी बगैर हेलमेट वाली तस्वीर सीसीटीवी में महफूज हो गई। फिर सुबह 8:30 बजे जब भीमराज पार्क से निकलकर अपनी वैगनआर गाड़ी निकालता है तो रोहन उसके पीछे लग जाता है। अब वो बाकायदा अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट पहनता है, बाइक की नंबर प्लेटें मोड़ देता है और एक शिकारी की तरह अपने शिकार का पीछा करता है। और सीडीआर बताता है कि बबीता उसे फोन पर मुसलसल हिदायत दे रही थी और फिर एंड्रयूजगंज के बिजली घर के पास जैसे ही ट्रैफिक की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम होती है वो कार के करीब जाकर फायर कर देता है।
11 मार्च की शाम हस्पताल में भीमराज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। पुलिस ने बबीता और रोहन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और आलाए कत्ल और वो महिंद्रा सेंट्रो बाइक बरामद कर ली। अब यहाँ केस का कानूनी पहलू समझना बहुत अहम है। पुलिस ने रोहन और बबीता दोनों पर ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 यानी कत्ल की सज़ा और इसके साथ दफ़ा 34 लगाई। दफा 34 जो कि मुश्तरका इरादे से मुताल्लिक है। मतलब अगरचे बबीता मौके वारदात पर मौजूद नहीं थी और उसने खुद गोली नहीं चलाई, लेकिन चूंकि कत्ल का पूरा मंसूबा उसकी रजामंदी और साजिश से बना था, इसलिए कानून की नज़र में वो भी उतनी ही मुजरिम है जितना कि गोली चलाने वाला रोहन। बिल्कुल, उन्हें अदालत में पेश किया गया और वहां से सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ कानूनी तौर पर तो ये केस हल हो गया, लेकिन इन केस फाइल्स के पीछे जो इंसानी अलमिया छुपा है वो बहुत गहरा है। वो 3 बच्चे जो इस सारी साजिश से बिल्कुल बेखबर थे, उनकी जिंदगियां एक ही दिन में तबाह हो गई। उनके सर से बाप का साया उठ गया और माँ कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे चली गई। चंद लम्हों के लालच, झूठी तसल्लियों और बदले की आग ने एक पूरे खानदान का वजूद ही मिटा दिया। और जब हम इन तफ्तीशी दस्तावेजात और केस फाइल्स को बंद करते हैं तो एक बहुत ही परेशान कुन हकीकत उभर कर हमारे सामने आती है। हम सोचते हैं कि जराइम पेशा लोग कोई बहुत पेचीदा मास्टरमाइंड होते हैं, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में परफेक्ट क्राइम का तसव्वुर मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुका है। जी हाँ, आप सड़क पर नंबर प्लेट मोड़ सकते हैं, हेलमेट से अपना चेहरा छुपा सकते हैं, झूठी कहानियां घड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जेब में पड़ा आपका अपना स्मार्टफोन, आपके डिलीट किए गए मैसेजेस और आपके मोबाइल टावर के खामोश सिग्नल्स दरअसल वो डिजिटल गवाह हैं जो हर वक्त आपके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सोचिए किस तरह एक स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चमकने वाले सिर्फ एक लफ्ज लाइफ ने इतनी जिंदगियों को मौत के घाट उतार दिया। एक 42 साला औरत और एक 23 साला नौजवान जिन्होंने एक साथ पुरताइश जिंदगी के ख्वाब देखे थे, अब तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे अपनी तारीक रातें गुजार रहे हैं। ये वाकई बहुत खौफनाक है। मजीद क्राइम और मिस्ट्री कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।